नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो विषय होने वाले हैं, वो भी आपको बता देते हैं। चलिए, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो विषय भी आपको बता देते हैं। आज आपके लिए कौन से मुद्दे हम लेकर आए हैं जनमत में, वो कौन से विषय हैं जिसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है और जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए, कुछ ही पलों में फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जहां पर कैसे अल जजीरा चैनल से 6 आतंकी, ऐसा कह दिया है, आईडीएफ के द्वारा कह दिया गया है। ये एक जानकारी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे फिर। और आप सोचिए, सरकारी पदों पर आतंक, ये लीजिए, सबसे पहले अल जजीरा के 6 आतंकी, आईडीएफ के द्वारा ये कहा गया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ये कहा गया है। अगर कहा गया है तो क्यों कहा गया है, यही आपको जानना है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली मुद्दे की बात करेंगे फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। जी हां, सरकारी पदों पर आतंकी। कनाडा में खालिस्तान समर्थक केवल सरकार नहीं है, खालिस्तानियों को उन्होंने अपनी सरकारी जगहों पर, पदों पर बिठा रखा है। बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी खालिस्तानी आतंकी शामिल हैं। कौन है, कैसे है, क्या है, वो भी आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला मुद्दा जो है बोतल फोड़ राजनीति का। वक्फ की जेपीसी बैठक के दौरान कैसे टीएमसी नेता के द्वारा जब बोतल फोड़ दी गई, उनका अपना हाथ चोटिल हुआ, लेकिन किसके ऊपर बोतल चलाई, वो भी ऐसी क्या बात हो गई वक्फ के दौरान, मीटिंग के दौरान कितना क्रोध आ गया कि बोतलें चलने लगी, ये भी आपको बताएंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में तो बात करेंगे। और वक्फ के अवैध कब्जे, अब वक्फ किसी भी जगह पर कैसे भी कब्जा कर ले, वहां जाकर अपना यहां पर बोर्ड गाड़ दे और बोल दे कि भाई ये जमीन हमारी है, तो ये चलने वाला नहीं और इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन वक्फ ऐसा कर रहा है, तभी हम कहते हैं वक्फ को टोटली हटा देना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला मुद्दा जो है वो धर्मांतरण का नेटवर्क मार्केटिंग। धर्मांतरण हो रहा है वो एक मुद्दा है, लेकिन किस स्टाइल में किया जा रहा है वो आपको बताएंगे कि आप देखिए कि धर्मांतरण का यहाँ पर स्टाइल कैसा है। चलिए, अब ये सारे मुद्दे आपके लिए मैं लेकर आया हूं, लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा जिसके बारे में शुरुआत में हमने आपसे चर्चा की थी, बात करेंगे अल जजीरा की, इजराइल के आरोप की। इजराइल और हमास का युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लंबे अरसे से चल रहा ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के दुश्मनों को जड़ से मिटाने की कसम खा चुके हैं। नेतन्याहू साफ शब्दों में कह चुके हैं कि इजराइल के दुश्मनों का खात्मा किए बिना अब यह युद्ध समाप्त नहीं होगा, चाहे लड़ाई कितने ही मोर्चों पर क्यों न लड़नी पड़े। और इसी लड़ाई में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ढूंढ निकाले हैं वो लोग जो कि पत्रकारिता का चोला पहनकर आतंकियों का काम करते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि इजराइल कभी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है। वहां की सेना और खुफिया एजेंसियां अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। फिर इससे अल जजीरा जैसा मीडिया संस्थान कैसे बच सकता है, जो हमेशा जिहादी एजेंडा चलाता है, कभी भारत विरोधी तो कभी इजराइल विरोधी काम करता है। लेकिन अब तो हद ही हो गई, क्योंकि इस संस्थान ने अपने यहां आतंकियों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आईडीएफ की तरफ से स्टेटमेंट आया, ऐसा हमारे द्वारा नहीं कहा गया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है, और वो भी सबूतों के साथ। ताज़ा मामला कतर की न्यूज़ एजेंसी अल जजीरा को लेकर सामने आया है। 6 पत्रकार जो है वो इजराइल ने आतंकी संगठनों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। सिर्फ आतंकियों के साथ मिले होने के नहीं, बल्कि इन पर आतंकी होने का आरोप इजराइल द्वारा लगाया गया है, और इसके लिए इजराइल ने सबूत पेश किए हैं। दरअसल इजराइल ने खुलासा किया है कि कतर के पैसे से चलने वाले अल जजीरा के 6 पत्रकार असल में आतंकी हैं। इजराइल ने बताया कि ये 6 पत्रकार इस्लामी आतंकी संगठन हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आतंकी हैं। इजराइल को इससे जुड़े दस्तावेज भी मिल चुके हैं। सोचिए, सबूत दिए जा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बल आईडीएफ ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि गाजा में मिली खुफिया जानकारी और अनेक दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अल जजीरा के 6 पत्रकार हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके टैबलेट्स, आतंकी ट्रेनिंग कोर्स और उनकी तनख्वाह के कागज इसकी पुष्टि करते हैं। आइए अब आपको पहले ग्राफिक्स के माध्यम से इजराइल के आरोप और सबूतों के बारे में बताते हैं। वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। अल जजीरा ने कहा है कि वह इजराइल के इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज करता है, वो खंडन करता है। साथ ही पत्रकारों को आतंकवादी बताए जाने की निंदा भी करता है।
अब इसमें आईडीएफ के आरोप क्या हैं, ये लीजिए। गाजा से मिले दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया गया है। अल जजीरा के 6 पत्रकारों का आतंकी गुट से संबंध है। हमास और इस्लामी जिहाद आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं ये पत्रकार, और इनके पास से मिले दस्तावेजों में आतंकवादियों के प्रशिक्षण के कोर्स, फोन डायरेक्टरी और आतंकियों की सैलरी का ब्यौरा है। सभी पत्रकार आतंकी ट्रेनिंग ले चुके हैं, ये कहा गया है। और अनस अल शरीफ, होमास शबत, इस्माइल अबू उमर और तलात अरूकी के संबंध हमास से हैं। अशरफ सराज और अला सलाह में इस्लामी जिहाद से जुड़े हुए हैं। अल जजीरा में बैठकर ये पत्रकार हमास के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और इन दस्तावेजों से पता चलता है कि हमास के आतंकियों की पहुंच कतर के मीडिया हाउस तक है। तो आप सोचिए, आईडीएफ ने आगे बताया कि यह दस्तावेज कतरी अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के हमास आतंकियों के साथ गठजोड़ का सबूत है। आईडीएफ ने हमास की हथियारबंद गतिविधियों में शामिल होने वाले कई पत्रकारों को उजागर किया है। ये लोग गाजा में हमास का प्रचार करते हैं और उसका एजेंडा चलाते हैं। इसके साथ ही आईडीएफ का यह भी आरोप है कि ये सभी दस्तावेज साफ तौर पर साबित करते हैं कि ये पत्रकार हमास और इस्लामिक जिहाद के संबंधित हथियारबंद विंग के सदस्य थे। इन आतंकी पत्रकारों की पहचान अनस जमाल महमूद अल शरीफ, अला अब्दुल अजीज मोहम्मद सलामा, होसम बसल अब्दुल, करीम शबात, अशरफ सामी, असरूर सराज, इस्माइल फरीद मोहम्मद अबू अमर और तलाल महमूद अब्दुल रहमान अरूकी के तौर पर हुई है। अनस अल शरीफ रॉकेट लॉन्चिंग स्क्वाड का प्रमुख था और हमास की नसीरत बटालियन में नुखबा फोर्स कंपनी का आतंकी भी था। वहीं अला सलम जो है वो इस्लामिक जिहाद की शाबूरा बटालियन की प्रोपेगेंडा इकाई का काम देखता था। शाबत हमास की बेत हनून बटालियन में स्नाइपर था और अशरफ सराज जो है इस्लामिक जिहाद की बुरीज बटालियन का आतंकी था। अबू उमर खान यूनिस बटालियन में ट्रेनिंग कंपनी कमांडर के तौर पर काम करता था। एक और पत्रकार अब्दुल रहमान अरूकी हमास की नुसीरत बटालियन में टीम कमांडर था। अल जजीरा का ही पत्रकार इस्माइल अबू उमर इस साल फरवरी में गाजा में इजरायली ऑपरेशन में घायल भी हुआ था। सोचिए, ये पत्रकार घायल हो रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन में घायल होने पर अल जजीरा ने दावा किया था कि उसके पत्रकार का आतंकी संगठनों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब आईडीएफ को इस बारे में दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें कि इस साल मई में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने जो हमास का प्रोपेगेंडा चलाने के कारण इजराइल में अल जजीरा को बैन कर दिया था। सितंबर 2024 में इजराइल सरकार ने वेस्ट बैंक के रामल्ला में अल जजीरा ब्यूरो को बंद कर दिया था, लेकिन अब अल जजीरा के पत्रकारों के खिलाफ सबूत मिलने के बाद इजराइल और अल जजीरा कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो इजराइल कहता है वो सबूतों के साथ कहता है। इजराइल के इन आरोपों को अल जजीरा ने गलत बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है और उल्टा इजराइल पर ही आरोपों की बरसात करते हुए पत्रकारों की आवाज दबाने का आरोप भी लगा डाला है, जो कि आपको स्क्रोल के माध्यम से हमने दिखाया भी था। मीडिया संस्था ने कहा है कि हम इन मनगढ़ंत आरोपों को क्षेत्र के पत्रकारों को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। अल जजीरा ने कहा कि हमने हाल ही में इजरायली सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराधों का खुलासा किया था, जिसके चलते ही उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। अल जजीरा ने इजराइल पर पत्रकारों की हत्या के भी आरोप लगा डाले और कहा कि वे गाजा का सच सामने लाते रहेंगे। तो क्या कुछ कहा है अल जजीरा ने, आपको ये स्क्रोल के माध्यम से इसको भी ध्यान से पढ़िए। स्क्रोल में देखिए, आपके लिए ये पूरी जानकारी जो है हम लेकर आए हैं और अल जजीरा का देखिए आरोपों का खंडन उनके द्वारा किया गया है। ये लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अल जजीरा कह रहा है कि इजराइल चाहता है कि गाजा की वास्तविकता दुनिया के सामने ना आए, पत्रकारों को आतंकवादी बताए जाने की निंदा करता है। ये पत्रकार कहते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट देते हैं। पत्रकारों को आतंकवादी बताए जाने की निंदा करता है अल जजीरा, और अल जजीरा ने इजराइल पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। मीडिया हाउस ने दावा किया है कि इजराइल संघर्ष क्षेत्र में मौजूद गिने चुने पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहता है और इजराइल चाहता है कि गाजा की जो खबरें हैं वो बाहर ना आए, वास्तविकताएं हैं वो दुनिया तक ना पहुंचें। तो अल जजीरा का अपना जो राग है वो ये अलापता हुआ अल जजीरा यहाँ पर नजर आ रहा है और इजराइल अकेले ही अपने सारे दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है, आप देखिए। और कहीं ना कहीं इजराइल के दुश्मनों को ये बात खल भी रही है। रही बात अल जजीरा की, तो हमेशा से ही इस मीडिया संस्थान ने इजराइल का विरोध किया है। ऐसे में उनके पत्रकारों का आतंकी संगठनों से जुड़ा होने वाली ये जो बात सच साबित भी हो सकती है। और जबकि आईडीएफ ने इसके बारे में सबूत भी पेश किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सच को छूती हुई नजर तो आती है।
माध्यम से हमने ये पूरी जानकारी दी, लेकिन आप इस पूरे मामले को समझिए कि सवाल है कि आतंकियों से मिले हैं अल जजीरा के पत्रकार, ये क्या जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है? और आईडीएफ अगर कोई जानकारी दे रहा है तो फिर आप ये सोचिए कि भाई उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। और इस पर लोगों की जवाब क्या है, आइए भी वो भी आपको देखते हैं, लोगों का जवाब क्या है, आप वो भी समझिए पूरी बात को। अब चलिए पोल आपको दिखाते हैं। आतंकियों से मिले हैं क्या अल जजीरा के पत्रकार, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा तो आपने यहां पर उत्तर दिया 99% जो है वो बोलते हैं हां, और 1% लोग कहते हैं नहीं, लेकिन बहुमत ये मानता है कि आतंकियों से मिले हैं अल जजीरा के पत्रकार। अगली खबर का रुख करेंगे। आज ये खबर उन सनातनियों के लिए, जागरूकता के लिए है जो अपने आसपास और पड़ोस में हो रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देते। वो बस अपने काम से काम रख रहे होते हैं और उनके बगल के घर में क्या चल रहा होता है उन्हें कुछ पता नहीं होता, और उनका पड़ोसी कब मोहन से पीटर बन जाता है उनको ये भी नहीं पता होता। हिंदू से ईसाई बन जाता है ये वो नहीं जानते हैं, ऐसा कब होता है उन्हें पता तक नहीं चलता। जी हाँ, आजकल सनातनियों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है और ज्यादातर लोगों को खबर तक नहीं होती है। लेकिन आज जनमत में हम आपको इस खबर से खबरदार करेंगे और बताएंगे ईसाई धर्मांतरण के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है। आप एक को जोड़ो और वो दो अन्यों को जोड़ेगा, यानी आप मार्केटिंग की चेन बनाते हैं, उसका तात्पर्य उससे है। वो दोनों दो अन्य को जोड़ेंगे और लोगों को लाएंगे। ऐसा ही होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसा कि आप मेरी बातों से सुन रहे हैं, उसी तर्ज पर सोचिए धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब बिजनेस नहीं है, उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर ईसाई धर्मांतरण कराया जा रहा था हमारे हिंदुओं का, और हिंदू से ईसाई बने दंपत्ति भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं और नए नए ईसाई बने हिंदुओं को दो और हिंदुओं को ईसाई बनाने का टारगेट भी दे देते हैं। इस टारगेट के बदले उन्हें अच्छी खासी रकम और उन्हें कई अन्य तरह के लालच भी दिए जाते हैं। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और कहां का है। दरअसल ये मामला यूपी के मेरठ का है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में सब कुछ हो रहा है, जहां कंकरखेड़ा थाना इलाके की विकास एनक्लेव कॉलोनी में केरल का बिज्जू 2 महीने पहले किराए का मकान लेकर अपने परिवार के साथ यहां रहता है। यहां वो हर रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन करता था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सुबह से लेकर शाम तक इस मकान में आते रहते थे। एक दिन ऐसे ही प्रार्थना सभा चल रही थी कि अचानक पुलिस ने छापा मारा और प्रार्थना सभा में 40 से अधिक महिलाएं और बच्चे मिले। यहाँ लोगों को धर्मांतरण, यहाँ जो है उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, और पादरी बना बीजू हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहा था। अब आप सोचिए कैसे गालियां दे रहा था, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। हिंदुओं का ब्रेन वॉश करता था पादरी, क्या कुछ कहता था वो आपको मैं बताता हूं, उसके द्वारा क्या कुछ कहा गया था। ये लीजिए, कुर्सी पर बैठकर बिज्जू उसकी जो पत्नी देते थे प्रवचन, ये मानिए कि वो और अपनी पत्नी के साथ ये देता था प्रवचन। हिंदू धर्म के खिलाफ आम लोगों को भड़का रहा होता था, या किसी पत्नी भी भड़का रही होती थी। बिज्जू कह रहा होता था जो तुमसे प्यार करे उसको प्यार करो, ये इसकी बातें, मीठी बातों के बीच में अपना एजेंडा चलाएगा। आज करवा चौथ का दिन है, लेकिन परिवार तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर की शरण में जाओ। तो इसके द्वारा ये भ्रामक चीजें बताई जाती थी, ब्रेन वॉश किया जाता था। ये कहता था तुम्हें यीशु की पूजा करनी चाहिए, पैसा क्या चीज है, तुम जो चाहोगे वो सब मिलेगा। ये एक और लालच, तुम्हारे देवता क्या दे पाए हैं आज तक तुम्हें, समाज में तुम्हें इज्जत तक नहीं मिलती, ऐसी ऐसी लाइनें बोली जाती हैं। यीशु की शरण में चले आओ, यहाँ सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ये सोचिए, ये जो भ्रामक बातें हैं, ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देके भोली भाली जनता को और ख़ास तौर पर गरीब लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी को पैसे की मजबूरी होती है, किसी के पास कोई उसको बीमारी का कारण होता है, इस तरीके से ये लोग कुछ इस तरीके से सोचिए। भोले भाले पादरी जो है, भोले भाले लोगों को ये पादरी हिंदुओं को खास तौर पर उनके देवी देवताओं को अभद्र भाषा बोलकर उनको किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो इसी में से किसी जागरूक हिंदू भाई ने पुलिस को सूचना दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
ये तो हो गया पूरा मामला, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग जैसा क्या था। धर्मांतरण का ये खेल बहुत सुनियोजित तरीके से खेला जा रहा था। ये बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही काम करता है। यहाँ जिस व्यक्ति का धर्मांतरण किया जाता है उसे दो अन्य लोगों को लाना होता है, उसको टारगेट दिया जाता है, उसका धर्मांतरण कराना होता है। इसके बदले में उन्हें तमाम तरह के लालच दिए जाते हैं। तो आइए वो भी देखते हैं कि ईसाई धर्मांतरण का नेटवर्क मार्केटिंग स्टाइल क्या है। उसका भी ग्राफिक्स आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग स्टाइल में देखिए, जिस व्यक्ति का धर्मांतरण किया जाता है उसे दो अन्य लोगों का टारगेट दिया जाता है धर्मांतरण करने का। धर्मांतरण कराने के बदले में उन्हें तमाम तरह के लालच दिए जाते हैं। धर्मांतरण करने वाले परिवार के लड़का या लड़की की शादी कराई जाएगी और इसका खर्च चर्च के लोग उठाएंगे, ऐसा कहते हैं वो। आप सोचिए, धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति या परिवार को खुद का रोजगार करने के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक की मदद देने का वादा भी किया जाता है। बीमारियां ठीक करने के लिए पवित्र जल और झाड़ फूंक का वादा करते हैं और ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने देखा होगा कैसे पंजाब में तो खासतौर पर हो रहा है, वो ऐसे हवा हवा हाथ हिलाते हैं और वो हर कोई उछलने लग जाता है। यहाँ आने वाली एक महिला ने बताया कि जो कुछ हम सीखते हैं उसको आगे भी 2 लोगों को बताना और सिखाना होता है, ये टारगेट दिया जाता है। सोचिए, अगर इस तरीके से हिंदू करना शुरू कर दें तो पूरा विश्व हिंदू बन जाए। लेकिन हमारी सोच है कि हम तो मानते हैं कि सब अपने हैं, लेकिन ये इनका टारगेट रहता है नेटवर्क मार्केटिंग की तरीके से कि भाई लोगों को कन्वर्ट करना है। फिर आगे कहते हैं उन्हें परमेश्वर की कृपा और उसके चमत्कारों के बारे में बताना होता था। इस तरह से ये नेटवर्क बनता चला जाता था। एक आदमी का धर्म बदलता तो वो दूसरे आदमी को धर्मांतरण के लिए तैयार करता। उनका फोकस गरीब और महिलाओं पर होता है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता अनमोल ने दावा किया कि पूछताछ में उन्हें पता चला है कि ये जो पति पत्नी है, ये पादरी पति पत्नी है, अब तक सोचिए, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, अब तक लगभग 300 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल में डाल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धर्मांतरण के इस गिरोह का नेटवर्क बहुत मजबूत है। आम जनता के बीच में इनके लोग मौजूद हैं। इनमें मिशनरी स्कूलों के शिक्षक भी शामिल हैं। ये शिक्षक शहर के नामी स्कूलों में बच्चों का नामांकन कराने का लालच देते हैं। ये गरीब और महिलाओं को अनाज एवं दवाएं देकर झांसे में लेकर और फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। अब सवाल उठता है कि धर्मांतरण की हो रही इन घटनाओं से हिंदुओं ने क्या सीखा। अब तो हिंदुओं को जागरूक हो जाना चाहिए और उनके साथ कौन क्या कर रहा है उन्हें पता होना चाहिए। उन्हें अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए, वरना ईसाई मिशनरी और जिहादी मिलकर पूरे सनातन धर्म को बर्बाद करने के अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए आपको नजर आएंगे अगर इसको रोक नहीं दिया गया। आपके आसपास भी अगर आपके इलाके में या आपको ऐसी खबर मिलती है कि कोई ऐसी चंगाई सभा की जा रही है, धर्मांतरण किया जा रहा है, कोई मुल्ला मौलवी आके किसी को लालच देता है कि भाई तुम बीमार हो या गरीब हो तो तुम ये कर लो, धर्म बदल लो, या कोई पादरी ऐसा करता है, तो उसकी रिपोर्ट करिए, अपनी सरकार को रिपोर्ट करिए, पुलिस को रिपोर्ट करिए और हिंदू संगठनों को उसके बारे में बताइए। ये बहुत कम छोटा सा योगदान आप अपने धर्म के लिए दे सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते फिर तो आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं। चलिए, इसमें क्या कुछ कहा है आयुष विक्रम सिंह एसपी सिटी मेरठ ने, वो भी आपको सुनाते हैं, बाइट सुनाते हैं, फिर उसके बाद आपको पोल में लेके चलेंगे। की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बता देते हैं। भैया, आज विषय ये था कि फाजलपुर में एक विकास एनक्लेव कॉलोनी पड़ती है। यहाँ पर एक अपने मंडल अध्यक्ष अनमोल त्रिपाठी रहते हैं। उन्हें सुबह सूचना मिली कि आपके घर के बराबर में एक प्रिंस नाम के लड़के का मकान है और इस मकान में बाहर से केरल के कोई आदमी बाहर से आए हुए हैं और वो यहाँ पर अनैतिक रूप से महिलाओं को बुला करके कमरे में बंद करके कुछ ना कुछ समझाने का काम करते हैं। अनमोल त्रिपाठी जी इनके साथ पहुंचे, अपने साथियों के साथ जब वहां पहुंचे तो गेट बंद था। वहां देखा तो 20 से 30 महिलाएं लगभग वहां नीचे बैठी हैं और वो उन्हें आज बहुत सारी कथाएं पढ़ा रहा था। उससे पूछा है क्या चल, तो कि हम तो प्रेम की कथाएं पढ़ाते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं। किस चीज की? कि वो जब इस समय कथाएं पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रहा था कि आज करवा चौथ का आज एक बहुत बड़ा पर्व हमारे देश में मनाया जाता है, हमारे धर्म में मनाया जाता है कि अपने परिवार को छोड़ दो, अपने बेटों बेटियों को छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो, जो तुमसे प्रेम करे, जो तुमसे प्यार करे उसको अपनाओ। और ऐसे ही हमारे धर्म में है,
हम आपकी बीमारियां सब दूर कर देंगे, आप हमारे धर्म को अपनाओ। इस तरह से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ईसाईकरण इस देश में चल रहा है। इसी क्रम में मेरठ में भी ये देखने को आज मिला। जब उससे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने 300 परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने की बात स्वीकार की उसने वहीं सुबह। उसके बाद फिर उसे पुलिस को हमने सूचना दी, उसे पुलिस को हमने कस्टडी में दिलवा दिया है। कंकरखेड़ा थाने में वो है, उसके खिलाफ हमने तहरीर दी है और हमारी मांग भी यही है, ऐसे जो भी इसके साथ और भी लोग हैं पूरे गिरोह की जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ जितने भी परिवारों को किस तरह का लालच देकर के इन्होंने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का जो काम किया, इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। चलिए, इसी खबर पर पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ एक होंगे सनातनी, ये हमारा प्रश्न है। 94% लोग कह रहे हैं हाँ, 6% लोग कहते हैं ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ एक हो जाएंगे, 6% अभी भी यकीन नहीं करते हैं और होना तो चाहिए ही। अब आपको एक और बेहद गंभीर मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। हम जिस मुद्दे को आपको बताने जा रहे हैं आज वो मुद्दा पूरे देश में ट्रेंडिंग में भी है। हम आपको एक ऐसे बोर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम लोगों को ज़मीनों पर उनकी कब्जा करने में जुटा हुआ है, जिससे हर कोई परेशान है। वो हर रोज़ भूमाफिया की तरह लोगों की ज़मीनों पर अपना दावा करता जा रहा है। जो ज़मीन शाम तक आपकी है उस ज़मीन पर अगली सुबह भूमाफिया बोर्ड का कब्जा मिलेगा। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, जो हर रोज़ कहीं ना कहीं नई ज़मीनों पर दावा ठोक रहा है। जी आपने ठीक सुना, वक्फ बोर्ड। और सरकारी ज़मीन हो या गोचर ज़मीन, सब पर अपना बोर्ड लगाकर बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान से भी सामने आया है, जहां रातों रात सरकारी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का, देखिए वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ मिल जाता है। जब इस घटना की जानकारी हवा महल के विधायक आचार्य बालमुकुंद जी को होती है तो वो घटना स्थल पर पहुंचकर खुद निरीक्षण करते हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो ऐसे ही इस ज़मीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। शहर के बदनपुर इलाके में वक्फ बोर्ड का नोटिस बोर्ड लगाने पर विधायक बालमुकुंद आचार्य भड़क गए। खार वालों की बस्ती में खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का साइन बोर्ड लगा दिया गया था। लोगों ने विधायक को बताया कि रातों रात वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान दोनों समुदायों के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि ऐसे बोर्ड लगाकर किसी को जमीन पर कब्जा करने नहीं दूंगा। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड ने रातों रात बोर्ड लगाए हैं। बोर्ड पर जमीन का खसरा नंबर भी नहीं लिखा है। ऐसे में साफ है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए बोर्ड लगाया गया है। मोटिव एक था, जमीन पर कब्जा करो। विधायक ने कहा कि कागज दिखाओ तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं विधायक बालमुकुंद ने इस मामले पर कहा कि बोर्ड नहीं हटाया गया तो संबंधित अधिकारियों को पत्र लिख रहा हूं, उसे हटवाना है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बालमुकुंद ने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को पत्र भी लिखा। इसके साथ उन्होंने जयपुर पुलिस उपायुक्त को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इस समय जयपुर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का एक बहुत बड़ा अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके खिलाफ आचार्य बालमुकुंद लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही यूपी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने वक्फ बोर्ड के द्वारा हर रोज नई नई जमीनों पर दावा ठोके जाने के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि हिंदू राजाओं, किसानों और आम जनमानस की भूमि से वक्फ बोर्ड का कब्जा हटाने के लिए समिति बनाई जाए। साथ ही वक्फ की कब्जा की गई संपत्तियों को पुनर्परिभाषित कर उन्हें उनके असली हकदारों को वापस लौटाया जाए। इसके साथ उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि कोई भी आक्रांता अपने साथ सिर पर जमीन लेकर नहीं आए थे, इसलिए ये सभी जमीन हिंदुओं की ही है। वक्फ बोर्ड कहां से आ गया, इसे किस उद्देश्य से कौन लोग लेकर आए, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन आक्रांताओं की स्वयं की भूमि नहीं है वो कब्जा की गई भूमि को वक्फ बोर्ड का कैसे हस्तांतरण कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड सिर्फ भूमाफियाओं का अड्डा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने और कुछ क्या कहा है। देखिए, 1200 ईस्वी से पहले पूरा देश जो सनातन धर्म के झंडे के नीचे था, अर्थात सारी वक्फ नाम की कोई संपत्ति नहीं थी। 1200 के बाद जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर कब्जा किया, जो यहाँ बहन बेटियों के दुराचार किए, कत्लेआम किए, जौहर करना पड़ा, लाखों लोगों की शहादत हुई, तो जो उनके पूर्वज हैं उनकी ज़मीन पे वक्फ संपत्ति के नाम से कब्जा किया गया।
जिसमें अंग्रेज़ों ने ये तमाम गुजर समाज के गुजरों के गांव थे जिनमें इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और ये सारा है, और ये उस टाइम जो है उनके साथ भी जाती हुई शिफ्ट किया गया। लेकिन मुग़लों ने शिफ्ट करने के बजाय उन पर कब्जा किया, तो मुग़ल जो और अन्य जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे कोई से भी वंश थे, चाहे मोहम्मद तुगलक था, तुगलकाबाद से लेकर के जितने भी हमारे गांव दिल्ली के हैं, चाहे कोटला है, चाहे दूरबाग है, और करावल नगर तक, सीलमपुर के आसपास, और जामा मस्जिद तो सारी दुनिया जानती है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है। लाल किला सम्राट मीर भोज जी का किला था, जिसको इन्होंने ये दिखा दिया कि शाहजहां ने बनाया। ये तो सब फर्जी है। गुंबदों का केवल परिवर्तन किया गया, कुतुब मीनार में स्पष्ट रूप से देवताओं के चित्र हैं। तो मैंने यही पत्र लिखा है कि जो संपत्ति है, वक्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी 1200 से पहले, तो जिनकी भी है, चाहे गुजरों की है, जाटों की है, राजपूतों की है, या यादव समाज के जो गांव इक्का दुक्का हैं, ज़्यादातर संपत्तियां जो वक्त के नाम पे हैं वो गुजर समाज की हैं, या उन गांवों में रहने वाले जो 36 बरादरी के दलित हैं, चाहे उनमें पिछड़े हैं, अन्य समाज जो गांव में रहते हैं, उनकी भी हिस्सेदारी, उनकी भी ज़मीनें हैं। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए क्या? 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए, संशोधन से बात नहीं बनेगी, इस बोर्ड को होना ही नहीं चाहिए, इस बोर्ड का वहां पर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए, ये जनता की राय जनमत में हमने आपको दिखाई। तो वक्फ बोर्ड पर कभी जेपीसी बनती है, कभी कुछ बनता है, लेकिन इतना संशोधन की आवश्यकता क्या है? इस बोर्ड का मतलब क्या है भारत में? हमें तो यही समझ में नहीं आता। इसको हटा देना चाहिए, हम तो यही मांग शुरुआत से कर रहे हैं। लेकिन उसी से जुड़ी आपको एक खबर बता दें जो कि रोचक है, विचित्र है। वक्फ संशोधन बिल पर बहस करने के लिए बनाई गई कमेटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको हमने एक खबर पहले भी दिखाई थी, लेकिन इसमें अपडेट आया है। दरअसल कमेटी की बैठक में मारपीट की खबर आई थी, जो कि आपको हमने बताई थी, और इसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी यहां चर्चा में आए थे। खबर में आई थी कि भाई उनके हाथ में चोट लगी है, बोतल फूटी है, लेकिन इस पर आरोप और बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बोलने देने का आरोप, ना बोलने देने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, और तो वहीं जेपीसी अध्यक्ष ने इस आरोप से इनकार किया है और कहा है कि सबको बोलने का बराबर मौका दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जेपीसी की बैठक में हंगामा इतना बढ़ गया कि टीएमसी सांसद अपना आपा खो बैठे और कांच की बोतल को जेपीसी अध्यक्ष की ओर फेंक दिया। सोचिए, जेपीसी अध्यक्ष पर कांच की बोतल को उन्होंने फेंका है, जिससे अध्यक्ष तो बच गए, लेकिन कल्याण बनर्जी खुद ही घायल हो गए। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि मेरी तरफ उन्होंने बोतल फेंकी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया। इसके उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेपीसी की जो है अगली मीटिंग से सस्पेंड कर दिया गया है। यानी जो भी अगली जेपीसी की बैठक होगी उसमें कल्याण बनर्जी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो सोचिए, कहीं बोतलें चल रही हैं और बोतल चलने पर खुद ही का हाथ चोटिल बताया जा रहा है, लेकिन सामने यह है कि जेपीसी के अध्यक्ष को ही यहां पर बोतल मारी है। क्या कहा है वो सुनाते हैं। जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई, या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, या जिस तरह से उसके बाद उन्होंने एब्यूज किया मुझे, या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। जगदंबिका पाल के आरोप सही हैं। 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि उनके द्वारा जो कहा गया है वो सत्य है, यानी उनके ऊपर बोतल फेंकी गई थी, तो इस बात पर विचार किया जा सकता है, वो सत्य हो सकती है। भारत सरकार ने कनाडा को लेकर सनसनीखेज दावा किया है कि कनाडा की बॉर्डर पुलिस में एक खालिस्तानी आतंकी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी के संबंध आतंकी संगठन आईएसआई के साथ भी हैं। इसी पर शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह सिंधु की हत्या का भी आरोप है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सनी को 2020 में संधू की हत्या के मामले में वांटेड लिस्ट में शामिल किया था।
संधू की हत्या 10 अक्टूबर 2020 को उनके घर पंजाब के तरनतारन जिला के भिकीविंड में की गई थी। पंजाब के शिक्षक बलविंदर सिंह सिद्धू को खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ किए गए उनके प्रयासों के लिए 14 अप्रैल 1993 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। कनाडा से खालिस्तानियों ने सिद्धू की हत्या की साजिश रची थी। एनआईए ने इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बलविंदर सिंह संधू की हत्या के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था। उन्होंने बताया कि खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के सनी टोरंटो, सुखमीत पाल सिंह सुख और लखबीर सिंह रोड़े ने ही हत्या की प्लानिंग की थी। बता दें कि लखबीर सिंह रोड़े खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला का भतीजा है और केएलएफ का प्रमुख है। केएलएफ जनवरी 2016 से अक्टूबर 2017 तक 7 लोगों की हत्याओं में शामिल थी। बता दें कि एंटी खालिस्तानी विचार रखने वाले बलविंदर सिंह को 10 अक्टूबर 2020 को स्कूल में ही बने उनके घर में 2 आतंकियों ने गोली मार दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 2021 को एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया था। बॉर्डर पार के कनाडाई एजेंट को ड्रग्स की तस्करी करने से रोकने पर आईएसआई एजेंट और केएलएफ आतंकी सिद्धू ने उनकी हत्या की थी। इसके बाद से वह एनआईए की वांटेड लिस्ट में था। इस घटना को अंजाम देने के लिए आतंकी रोड़े ने सुखमीत पाल सिंह को यहां पर देखिए लिया था और रोड़े के इशारों पर ही आतंकी इंद्रजीत सिंह ने 2 शार्पशूटर यानी गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह को हायर किया था। फिर सभी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। ये मामला भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच उजागर हुआ है। कनाडा भारत के राजनयिकों पर निज्जर हत्या मामले में शामिल होने का आरोप लगा रहा है। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज किया था। इसके बाद भारत ने अपने डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया। भारत ने कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा को खतरा भी बताया था। हालांकि बाद में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी माना था कि आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए थे। देखिए ये खबर आपके लिए सनसनीखेज ये है कि दावे उल्टे सीधे किए जा रहे हैं कनाडा के द्वारा। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को बचाता है क्या? ये हमने पोल में प्रश्न पूछा। 98% लोगों ने कहा हां, 2 ने ना। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए। आज समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे होंगे, नई बातें होंगी और नए विचार के साथ जनमत में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।